नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चाइम प्रोजेक्ट के बारे में। हाल ही में चाइम प्रोजेक्ट ने रिकॉर्ड फास्ट रेडियो बर्स्ट्स को डिटेक्ट किया है। तो ये FRB क्या होती हैं, इनको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, चाइम प्रोजेक्ट किसने बनाया है, कहाँ पर है, इन्हीं सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूपीएससी को इस प्रकार के साइंस एंड टेक के सवाल पूछना बहुत पसंद है। तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एक सवाल है आप लोगों के लिए, आपको मुझे बताना है कि हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा मून किसके पास है। विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। क्या वो सैटर्न है, जुपिटर, मार्स या यूरेनस? इसका आंसर आपको मिलेगा लेक्चर के अंत में, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप मुझसे अनअकैडमी ऐप पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इस आईडी पर वहां फॉलो कर सकते हैं। रेस्ट एवरीवेयर यू कैन सर्च मी विद द नेम महिपाल राठौड़। इस लेक्चर का PDF आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। अनअकैडमी का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जिसमें GS और ऑप्शनल दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी, उस पर इस वक्त 35% डिस्काउंट ऑनगोइंग है। इसका फायदा उठाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर आप क्लिक कर सकते हैं। जून 2021 के महीने में चाइम टेलीस्कोप पर काम करने वाले साइंटिस्ट ने अपना डेटा अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एनुअल मीटिंग में प्रस्तुत किया था और इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि इस टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ फास्ट रेडियो बर्स्ट्स को डिटेक्ट किया है। चाइम का फुल फॉर्म क्या है? कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2018 में और एक साल के अंदर ही इसने 535 FRBs को डिटेक्ट कर लिया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चाइम प्रोजेक्ट को मेनली चलाया जा रहा है 3 कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, मैकगिल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। उसके अलावा कनाडा की जो सरकारी रिसर्च एजेंसी है वो भी इसमें शामिल है। लेकिन इसका इतना डेटा आता है कि इसको एनालाइज किया जाता है US की भी कई यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, तो ये भी इस पर कोलैबोरेट करती हैं। और भारत में एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRA, ये भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। इसके साइंटिस्ट भी काइम से आने वाले डेटा को एनालाइज करते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो पुणे स्थित टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च का जो कैंपस है वहीं पर ये नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स भी स्थित है। सो NCRA इज पार्ट ऑफ TIFR इन पुणे। आइए अब इस टेलीस्कोप की बात करते हैं। आमतौर पर आप देखेंगे कि जो टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल किए जाते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। इससे थोड़े बड़े छोटे भी हो सकते हैं, बट मोस्टली उनका इसी प्रकार का शेप होता है। ये डिस्क घूम सकती है, ये रोटेट कर सकती है यहाँ से। लेकिन चाइम टेलीस्कोप बिल्कुल ही अलग प्रकार का है। इसमें 4 सिलेंड्रिकल शेप के एंटेनास प्लेस करे गए हैं। इसका शेप स्नोबोर्डिंग हाफ पाइप की तरह होता है। स्नोबोर्डिंग क्या है? बर्फ पर इस प्रकार से इस बोर्ड को लेकर ट्रैवल करना, ये स्नोबोर्डिंग है। और जब इसको स्पोर्ट के रूप में परफॉर्म किया जाता है तो पहाड़ों पर नेचुरल एरिया पे नहीं होता है। इस प्रकार के हाफ सिलेंडर जैसे ये बना दिया जाता है, इसके अंदर ये करतब करते हैं, इसको कहते हैं हाफ पाइप। तो ये कॉम्पिटिटिव स्नोबोर्डिंग में इस्तेमाल होता है, विंटर ओलंपिक्स में ये एक स्पोर्ट है। तो इस प्रकार का ये एंटीना नजर आता है। इस टेलीस्कोप की लोकेशन क्या है? कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में डोमिनियन रेडियो एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी स्थित है, वहां पर इनको इंस्टॉल किया गया। चाइम की खासियत यह है कि जहां पर ट्रेडिशनल एंटीनास केवल एक पॉइंट पर फोकस्ड होते हैं, वहां पर चाइम अपने इस यूनिक शेप का फायदा उठाकर आसमान के एक बड़े हिस्से को स्टडी कर सकता है, वहां से सिग्नल को रिसीव कर सकता है। तो देखो, ट्रेडिशनल जो टेलीस्कोप्स हैं वो एक पॉइंट पर फोकस करते हैं और अगर उस एक पॉइंट पर कुछ हो जाए, वहां पर कुछ दिख जाए तो अच्छी बात है, वरना वो पूरे आसमान को स्कैन नहीं कर सकते। तो चाइम को फायदा ये रहता है कि अपने शेप के कारण ये आकाश के एक बड़े एरिया को स्कैन कर लेता है और धरती के अपने धुरी पर घूमने के कारण जो मोशन प्रोड्यूस होता है उसमें ऐसा हमें लगता है कि आकाश पूरा चेंज हो रहा है जबकि धरती घूम रही होती है। तो इस रोटेशन का फायदा भी चाइम को मिलता है ताकि वो आकाश के बड़े हिस्से को स्कैन कर सके। ट्रेडिशनल टेलीस्कोप्स को कहीं पर भी घुमाया जा सकता है। ये वाला जो आप जॉइंट देख रहे हो, इससे इनको किसी भी डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है और कहीं एक पर्टिकुलर स्पॉट पर फोकस किया जा सकता है। चाइम में कोई मूवमेंट नहीं है। ये डिशेस पूरे समय इसी प्रकार से सिलेंड्रिकल एंटीना ऐसे ही रहते हैं और इनसे जो सिग्नल आता है वो रिफ्लेक्ट होकर इस सेंट्रल पाइप में जाता है और यहाँ से बहुत सारे केबल्स हैं जो इसको कंप्यूटर में डेटा को भेज देते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा एकत्रित होता है वो बहुत बड़ा होता है और इसको कंटिन्यूअसली भेजा जाता है प्रोसेसर्स के पास में। तो ये डेटा 7 टेराबाइट्स पर सेकेंड की स्पीड से प्रोसेस होता है। जस्ट इमेजिन 7 TB पर सेकेंड। तो इसमें इतना डेटा प्रोसेस होता है जितना पूरी दुनिया के मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर जो डेटा चल रहा है किसी भी मोमेंट पर,
उतना डेटा अकेले चाइम टेलीस्कोप के अंदर आता है और उसको ये प्रोसेस करता है। यानी ये डेटा इतना ज़्यादा है कि इसको स्टोर भी नहीं कर सकते। आप इमेजिन करो 7 TB पर सेकेंड, कितनी बड़ी हार्ड डिस्क चाहिएगी। तो इसीलिए इस डेटा को रियल टाइम में एनालाइज किया जाता है सभी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, और इसको स्टोर करने का ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर होता नहीं है। इस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के कारण ही चाइम टेलीस्कोप इतना इफेक्टिव है, क्योंकि ये आकाश के बड़े हिस्से को स्कैन कर सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई FRB डिटेक्ट होती है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। आम टेलीस्कोप में FRB डिटेक्ट होने के चांस बहुत लो होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो आकाश के केवल एक इतने से एरिया पर फोकस कर पाता है, जबकि चाइम लगभग इतने बड़े एरिया को फोकस करके उसको स्टडी कर सकता है। लेकिन ये पूरा सेटअप लगाया क्यों गया है? तो देखिए, जब ये प्लानिंग चल रही थी इस प्रकार के एंटीना को लगाने की, तब ओरिजिनल प्लान ये था कि स्पेस का जो इतिहास है वो इससे डिटेक्ट किया जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि फास्ट रेडियो बर्स्ट पता करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। तो अब ये प्रोजेक्ट पूरा मेनली FRB के ऊपर फोकस हो चुका है। अब ये FRB होती क्या है? तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, फास्ट है, रेडियो है और बर्स्ट है। तीनों ही ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही क्षणिक समय के लिए धरती पर नज़र आती है। इसको हम बहुत कम समय के लिए डिटेक्ट कर सकते हैं, कुछ मिली सेकेंड्स में डिटेक्ट होती है। तो ये एक ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट है जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन एंटीना पर ये एक ब्राइट फ्लैश की तरह नज़र आता है और ये रेडियो बैंड में रजिस्टर होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो रेडियो वेव्स हैं उस वाले बैंड में ये आता है, यानी वेवलेंथ के अनुसार, और ये एक ब्राइट फ्लैश के रूप में नज़र आएगा। ये केवल कुछ मिली सेकेंड्स के लिए नज़र आता है और उसके बाद तुरंत गायब हो जाता है, और उसको पता करने का उसके बाद कोई भी तरीका नहीं है। अब एग्जैक्टली ये FRBs आते कहाँ से हैं, इसके बारे में अभी भी हमें कंफर्म या कंक्रीट जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ हाइपोथेसिस जो दिए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा अभी तक, वो ये बताते हैं कि जो डाइंग स्टार्स हैं उन सितारों से ये एनर्जी बर्स्ट निकल कर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक ये 100% प्रूवन नहीं है, तो इसके ओरिजिन्स को अभी भी अननोन बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि FRBs बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। ये कितनी संख्या में दिखेगी, कब दिखेगी, इसका कोई भी अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है। अगर होगा तो अब कुछ सालों के एनालिसिस के बाद मालूम चलेगा। 2007 तक FRB नाम की चीज़ को साइंटिस्ट जानते ही नहीं थे। पहली बार 2007 में FRB डिटेक्ट करी गई और उसके बाद 10-12 सालों में केवल 140 FRBs को डिटेक्ट किया गया। यानी दुनिया भर में इतने सारे टेलीस्कोप लगे हुए हैं, वो मिलाकर 10 साल में केवल 140 FRBs को डिटेक्ट कर पाए थे। लेकिन अब चाइम के आने के बाद ये संख्या सैकड़ों में जा चुकी है केवल 1 साल में। तो ये फर्क पड़ा है चाइम टेलीस्कोप के आने के बाद। क्योंकि चाइम आकाश के बड़े हिस्से को स्कैन करता है, तो इसीलिए FRB भी ज़्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं। लगभग 4 से 5 गुना FRBs पिछले 10 सालों के मुकाबले डिटेक्ट करे गए हैं। जितनी ज़्यादा FRB डिटेक्ट होंगी उतना ज़्यादा हम इसके बारे में जानकारी जुटा पाएंगे। हमें ये पता चलेगा कि ये कहाँ से आ रही हैं, इनका एग्जैक्ट ओरिजिन क्या है। वैसे डाइंग स्टार्स और ब्लैक होल्स गामा और एक्सरेज तो रिलीज करते ही हैं, तो इसीलिए यह हाइपोथेसिस भी दिया गया था कि FRB भी इसी प्रकार के सोर्सेज से आ रही हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है, तो आप प्लीज़ मेरा BL लासार्ते वाला वीडियो देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है साइंस एंड टेक के लिए 2021 में। इसमें मैंने ब्लाजार, क्वाजार इन सबको डिस्कस किया है, और जो BL लासार्ते से फ्लेयर्स डिटेक्ट हुए थे इसके बारे में भी चर्चा करी गई है। चाइम के द्वारा डिटेक्ट करे गए 535 FRBs को एनालाइज करने के बाद साइंटिस्ट को ये पता चला कि ये हमारे गैलेक्सी से नहीं आए, ये बहुत ही दूर दराज स्थित गैलेक्सी से यहाँ पहुँचे हैं। और इतना डिस्टेंस ये तभी ट्रैवल कर सकते हैं जब इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा हो। तो इसका मतलब जहाँ से ये प्रोड्यूस हुए हैं वो बहुत ही बड़े एनर्जेटिक सोर्सेज हैं। प्रॉबेबली कोई बहुत बड़ा टूटता हुआ सितारा है, डाइंग स्टार है, जहाँ से ये एनर्जी लेकर FRBs यहाँ तक आ रहे हैं। कुछ महीने पहले एक और स्टडी प्रकाशित हुई थी जिसमें ये कंफर्म किया गया कि गामा रे बर्स्ट्स मैसिव स्टार के खत्म होने पर बनते हैं। चाइम के द्वारा डिटेक्ट किए गए FRBs को कैटलॉग करके 238th अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की मीटिंग में सामने रखा गया। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि दुनिया के पास जो FRB का डेटा है, कैटलॉग है, अब वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो पहले जहां हमारे पास 140 FRB साइटिंग्स थी, अब उसमें लगभग 500 प्लस और जोड़ दो। इससे क्या होगा कि हम FRBs को धीरे धीरे अच्छे से जान पाएंगे। और अभी ऑलरेडी एक क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट ने बना दिया है। कुछ ऐसे FRBs हैं जो रिपीट होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कभी रिपीट नहीं होते, यानी कि इसमें भी एक रिपीटेटिव साइकिल देखी गई है कुछ FRBs में। इन ऑब्जर्वेशंस में ये भी मालूम चला है कि जो रिपीटेड FRBs हैं वो थोड़ी अलग प्रकार की हैं। उसमें जो बर्स्ट हैं वो हर बार थोड़ा सा लंबा एमिट होता है और ज़्यादा फोकस्ड है।
तो जो नॉन रिपीटिंग एफआरबीज हैं उनसे काफ़ी डिफरेंस देखा गया है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि रिपीटर्स और नॉन रिपीटर्स जो हैं ये अलग अलग स्रोत से यहाँ तक आ रहे हैं। दे आर जनरेटेड बाय डिफरेंट फिजिकल मैकेनिज्म्स, या फिर अलग गैलेक्सी से भी हो सकते हैं, अलग ही एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। ये एफआरबीज हमें एक और जानकारी दे सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में गैस का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए अभी और काम चल रहा है कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन को एफआरबी के माध्यम से स्टडी किया जाए पूरे यूनिवर्स में। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं। इसका पीडीएफ आपको इन दोनों ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही उत्तर है सैटर्न। तो जो शनि ग्रह है सैटर्न, उसके सबसे ज़्यादा मून है। पहले जुपिटर के हुआ करते थे, लेकिन अब सैटर्न के हो चुके हैं 82 मून और जुपिटर के हैं 79। आप ये भी याद रखिएगा कि मरकरी और वीनस के कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, कोई मून नहीं है। धरती का 1, मार्स के 2, यूरेनस के 27 और नेपच्यून के हैं 14। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, भारत के बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका 1 साल कोर्स की वैलिडिटी ऑटोमेटिकली बढ़ा दी जाएगी। यहाँ पर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 80 टेस्ट की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, जिसमें 50 प्रीलिम्स के और 30 मेंस ओरिएंटेड टेस्ट हैं। आप इस कोर्स को ईएमआई ऑप्शन पर भी ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक bit.ly वाला लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल्स डालिए और हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। जीएस की किताबों का पूरा बुक सेट आपको फ्री मिलेगा 1 ईयर एंड अबाउ के कोर्स पर। यहाँ पर 2 तरह के कोर्स हैं, प्लस और आइकॉनिक। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटरिंग और गाइडेंस भी दी जाएगी। ये फ़र्क है प्लस और आइकॉनिक में। और इनमें से जो भी कोर्स आप लेते हैं उसमें आपको महिपाल कोड यूज़ करने पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप कॉम्बो कोर्स लेते हैं जिसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों का कोर्स है, तो उसमें आपको टोटल 35% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। ऑप्शनल के लिए भी यहाँ पर कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और फाइनली हर हफ्ते बैचेस बनते हैं। आप कोर्स को कवर करने के लिए एक बैच ज्वाइन कर लीजिए और आपकी बैच में कंटिन्यूस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पढ़ाई पूरी करवा दी जाएगी। हर रविवार को कॉम्बैट होता है, कल भी कॉम्बैट आने वाला है 11 बजे। कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप अपने स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका पा सकते हैं। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।